सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक ही अंतर है। सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। So hello my shimmering stars, today I Shaurya Grover welcome you all to this amazing platform of NCERT वाला। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर 3 बेस्ड ऑन द चैप्टर अमाइंस अंडर अवर बैच संकल्प बैच। आई होप सो आपने प्रीवियस लेक्चर बहुत ही अच्छे ढंग से कर लिया होगा और आपको क्लियर भी हो गई होंगी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है विद रिगार्ड्स टू अमाइंस। आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू अमाइंस और साथ ही साथ हम डाइजोनियम सॉल्ट टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ कन्वर्जन क्वेश्चंस भी करेंगे। So let us start our chapter, our session with a beautiful smile. Yes, चलिए अब हम लेक्चर 3 के अंदर सबसे पहले देखेंगे क्या टॉपिक्स आज के सेशन में कवर होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला भी आज हम जो सबसे पहला टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी द केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बेसिसिटी से स्टार्ट कर लिया था पिछले लेक्चर में, है ना। अब हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो वी शैल कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस सबसे पहले। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी डाइअज़ोनियम सॉल्ट। इसके अंदर हम इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, अच्छे से उसको स्टडी करेंगे। देन वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द कन्वर्जन क्वेश्चन, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सबसे पहले टॉपिक से दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। अगर आप सबको याद हो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। अमाइंस की हम केमिकल प्रॉपर्टीज से बात कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं आज का ये सेशन, है ना। तो देखो अगर मैं बात करती हूँ रिगार्डिंग अमाइंस, अमाइंस के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था अमाइंस क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं रिएक्टिव, क्योंकि स्टूडेंट्स वहां पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑब्जर्व करी थी। सबसे पहली बात तो अमाइन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। अमाइन के अंदर इन द सेंस आई मेंट टू से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से भी वो रिएक्टिव है। दूसरा क्या रीजन था अगर आपको याद हो तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से वो बेसिक नेचर एग्जिबिट करता है। याद आया, हमने ये प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से देखा था। अब हम यहां से आज के सेशन से जब केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो हम केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि अमाइंस एग्जिबिट करते हैं दैट इज एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं इनके अंदर, केमिकल रिएक्शंस। हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस और सबसे पहले जो स्टूडेंट हम कर रहे हैं वो है एसिड बेस रिएक्शंस। अब आपको मैंने पिछली क्लास में एसिड बेस रिएक्शन का एग्जांपल भी दिया था जब मैंने आपको बोला था भी अमाइन जो है वो बेस की तरह काम करेगा बिकॉज इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा अगर मैं प्राइमरी अमाइन की बात करती हूँ, प्राइमरी अमाइन क्या है, RNH2 है। जब मान लीजिए इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसकी रिएक्शन में HCl के साथ करवा रही हूँ, तो यू नो दैट जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी सॉल्ट बनेगा। कैसे बनेगा सॉल्ट, यू नो दैट नाइट्रोजन हैज दिस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, RNH3 पॉजिटिव और साथ में क्या लगा होगा, Cl नेगेटिव। क्या हुआ यहाँ पर, सॉल्ट बन गया। क्या हुआ, सॉल्ट बन गया। इसने कैसा नेचर शो करा, अपना बेसिक नेचर शो करा। क्लियर हुआ क्या सभी को। तो बेस ने जब एसिड के साथ रिएक्ट करा तो सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई। अगर यहाँ पर मैं H2SO4 के साथ करवाऊं, लेट अस सी द एग्जांपल। अगर मैं RNH2 लेती हूं और इसकी रिएक्शन में H2SO4 के साथ करवाती हूं तो अगेन यहाँ पर सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। व्हाई, बिकॉज नाइट्रोजन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से। तो फिर से वो बेस की तरह काम कर रहा है। दिस इज अवर एसिड। हमें यहाँ से क्या मिलेगा, अब ध्यान से देखना, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमारे पास RNH3। अब इसका पूरे का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। इस पूरे का क्या हो जाएगा, ट्वाइस, और साथ में क्या आएगा, SO4 नेगेटिव आएगा। एक और चीज का ध्यान देना, जब नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, जैसे कि यहाँ पर भी मैंने लगाया। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या हुआ, सॉल्ट की प्रोडक्शन हुई। क्या हुई, सॉल्ट की प्रोडक्शन हुई। तो ये रिएक्शंस कैसी हैं, ये एसिड बेस रिएक्शन कहलाती हैं।
अब मान लो अगर इसके अलावा मैं एनिलिन ले लेती हूँ, नाउ व्हाट इज एनिलिन? बेंजीन रिंग के ऊपर जब NH2 लगा होता है उसको एनिलिन बोलते हैं ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, मैं लिख सकती हूँ C6H5NH2, यस आई कैन राइट, है ना। अब मान लो इसकी रिएक्शन मैं HCl के साथ करवाती हूँ, तो अगेन प्रोसेस तो वही है, हमारे पास क्या नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा। क्या बनेगा यहाँ से बनेगा C6H5, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और H3 आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर हुआ है ना? चलो अब इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ भी देख लेते हैं। अगर एनिलिन यानी कि C6H5NH2 की रिएक्शन मैं H2SO4 के साथ करवाती हूँ, अगेन हमारे पास यहाँ पर सॉल्ट मिलने वाला है। क्या मिलेगा? C6H5NH3 पॉजिटिव का होल ट्वाइस SO4 नेगेटिव, यही मिलेगा हमें, यही मिलेगा यहाँ से। देखिए तो ये हमारी सबसे पहली केमिकल रिएक्शंस है, दैट इज एसिड बेस केमिकल रिएक्शंस। क्या सभी को क्लियर हुई? क्या सभी को ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी। So shall we proceed to the next chemical reactions of R? अच्छा, अब आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स एल्काइलेशन एसाइलेशन के बारे में, है ना। तो चलिए उसको भी करते हैं। बहुत सिंपल सी रिएक्शंस है। अभी देखो आप, जब आपको पता लगने लग गया भी आपने किस स्पीशीज का अटैक कहाँ पर करवाना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, बॉन्ड किन में बन रहा है, तो आप खुद से प्रोडक्ट बनाना सीख लेते हैं। और मेरे हिसाब से आप सब बहुत ईजिली कर सकते हैं, है ना। तो जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन अब हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एल्काइलेशन। कौन सी कर रहे हैं? एल्काइलेशन। अच्छा, अब ये वाली हमने पहले भी करी है रिएक्शन, तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट दूंगी, पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो आई विल लेट यू नो। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब अमाइन की रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड के साथ करवाऊंगी। मैंने क्या लिया यहाँ पर? अमाइन लिया, प्राइमरी अमाइन लिया, दैट इज RNH2। इसकी रिएक्शन में अगर RX के साथ करवाऊंगी तो बताइए स्टूडेंट्स मुझे क्या मिलेगा? आपको मैंने 1 मिनट का समय दिया, आप वीडियो को पॉज करो, इसको पहले करके देखिए। तो यू विल से मैम बहुत सिंपल सी चीज है। क्या सिंपल सी चीज है? कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या सिंपल सी चीज है मैम, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और RX में से हमें पता है R क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू हेलोजन। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? हमेशा से कहती आ रही हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। अब जब हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने प्रति अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि इस पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और इस पे कैसा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। मैं बार बार इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ भी पार्शियल चार्जेस क्यों आए, क्योंकि अभी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, अभी इलेक्ट्रॉन्स दोनों शेयर कर रहे हैं। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जब एक स्पीशीज पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा तो उस पे प्रॉपर माइनस का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव पूरा चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली जिससे इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे उस पे प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी दोनों शेयर कर रहे हैं तो पार्शियल चार्जेस लगाए। अब बहुत ही सिंपल सी चीज है, यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज पर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ये तो। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है? देखो यू नो दैट दिस ओवर हियर, यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके कारण इट कैन आइदर एक्ट एज अ बेस और इट कैन आइदर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, है ना। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। अब देखो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो R है इससे जाकर नाइट्रोजन से जाकर के जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? R2NH बनेगा। मानते हो इस चीज को? मानते हो? अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, वो X के साथ जुड़ के HX उसने बना लिया, है ना। अब नेक्स्ट रिएक्शन अगर मैं इसकी फिर से RX के साथ करवाती हूँ, याद करो मैंने आपको ये रिएक्शन करवाई थी और मैंने आपको बोला था यहाँ पर जब हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दिस वाज इन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। ये सेम चीज मैंने वहां पर करवाई थी। अमाइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो हमारे पास RX क्या है, इन एक्सेस है, तो वो बार बार रिएक्शन होगी। अब इसकी फिर से रिएक्शन होगी तो फिर से क्या होगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर से ये R पे जाकर के अटैक करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, एक और R आकर जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन भी इधर से निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर आप इसकी फिर से RX के साथ रिएक्शन करवाओगे तो स्टूडेंट्स अगेन इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब R जब इसके साथ आकर के जुड़ेगा तो ध्यान से देखना हमारे पास क्या आएगा, अब कितने R हो गए, हमारे पास अब हो गए 4R। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, नाइट्रोजन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव आया, तो ये X नेगेटिव होगा क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेकर के चला जाएगा, तो इस पे क्या आएगा, X पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, सभी को क्लियर हुआ? यहाँ से भी क्या हुई, सॉल्ट की प्रोडक्शन हुई। तो ये हमारी एक और केमिकल रिएक्शन है। आप ध्यान से देखिएगा, आपने इनिशियल जो स्टेप्स हैं वो तो सभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर देखे थे। लास्ट स्टेप में बहुत सिंपल सी चीज है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक और R पे जाकर के जुड़ेगा, अगेन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज पर जाएगा और X नेगेटिव उसके साथ
आकर के जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ? अब बारी आती है एसाइलेशन की। एसाइलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बारी किसकी आती है? एसाइलेशन की आती है। और एसाइलेशन की अगर हम बात करते हैं तो एसाइलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आपने यहाँ पर क्या समझना है, यहाँ पर एसाइलेशन से हमें क्या मिलने वाला है? प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। नाउ इट बेसिकली कहने का यहाँ पर मेरा ये मतलब है भी आप यहाँ पर क्या देखने वाले हो, आइदर यू आर गोइंग टू यूज एसिड क्लोराइड, आइदर यू आर गोइंग टू यूज एसिड एनहाइड्राइड, और यू आर गोइंग टू यूज एस्टर, और उन सबसे आपको अमाइड की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला आप क्या करोगे? एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओ, चाहे आप एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाओ, चाहे आप एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाओ, चाहे आप एस्टर के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, यू आर गोइंग टू ऑब्टेन अमाइड। आपको क्या मिलने वाला है? अमाइड मिलने वाला है। क्या मिलेगा आपको? यहाँ से अमाइड मिलेगा। यहाँ पर किस प्रकार की रिएक्शन होगी? तो यहाँ पर होगी न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ किस प्रकार की रिएक्शन होगी? यहाँ होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करेगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन होगी उसका एक एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर लेती हूँ कोई भी प्राइमरी अमाइन। मैंने क्या बोला? यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन की हेल्प से आप देखते हो भी अमाइड की प्रोडक्शन किस प्रकार से होने वाली है। तो यहाँ पर एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड या एस्टर का हमने लेना है ना। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, होगा क्या? अगर मैं एसिड क्लोराइड ले रही हूँ, एसिड क्लोराइड लेटर से मैं ले रही हूँ CH3COCl, ठीक है, यहां लिखते हैं। आइए, अगर मैं यहां पर सबसे पहले लेती हूँ C2H5NH2, लेट अस टेक दिस एग्जांपल। ये मेरा क्या है? प्राइमरी अमाइन है। मैंने इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करवाई। नाउ व्हाट इज एसिड क्लोराइड? इट इज CH3C+CL। ये एसिड क्लोराइड हुआ। देखना यहाँ पर आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ऑब्वियसली मैम ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब क्या होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी प्रति खींचने की कोशिश करेगा। मतलब कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर कैसा आएगा? पार्शियल नेगेटिव। आप इस सबसे वाकिफ हैं। अच्छा, मतलब अब आपको ये पता चल गया नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? इस कार्बन के पास जाएंगे। अब ध्यान से समझना, हमें इतना पता है भी कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, यू नो दिस थिंग, है ना। मतलब क्या होगा? यहाँ पर ये जो हमारे पाई बॉन्ड्स है, ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन पर चले जाएंगे, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लेगा। देखो क्या स्टेप यहाँ पर फॉर्म होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा C2H5, ठीक है, फिर लगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर है 2 हाइड्रोजन, ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। उसके साथ क्या आ जाएगा? आप देखो, इसके साथ ये कार्बन आ जाएगा। कार्बन ने अपने डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स ले गया, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब एक तरफ इसके पास क्या लगा है? यहाँ लिख देते हैं Cl लगा है, और एक तरफ क्या लगा है? CH3 लगा है। यही चीज हमें यहाँ पे फॉर्म हुई। आप ध्यान से देखिए, यही हुआ यहाँ पर। अब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर होगा क्या? नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है। आप यहाँ पर क्या देखते हो? ये जो नेगेटिव चार्ज वाला, जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है, वो वापस से यहाँ पर आएगा और डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगेन कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन यहाँ से क्लीविंग ग्रुप की तरह काम करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के यहाँ से रवाना दवाना हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब आगे देखो क्या होगा। अब जब Cl इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव यहां से निकलेगा, तो वी नो दैट नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, उसको भी तो न्यूट्रल करना है, तो हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स बेचारा इसको दे देता है और यहां से H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो ये H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव इन द फॉर्म ऑफ HCl यहां से क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा? देखना ध्यान से, हमें यहाँ से क्या मिलेगा? ये C2H5 एज इट इज है, नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ गए, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिला, तो वो न्यूट्रल हो गया, यहाँ से ये न्यूट्रल हो गया। अब देखो, यहाँ कार्बन था, अब ये जो ऑक्सीजन के साथ इसने एक बॉन्ड तो पहले बनाया हुआ था, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से इसके बीच में कैसा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर क्या है? CH3 है। तो हमें यहाँ से इसकी प्रोडक्शन देखने को मिली, विच इज अवर एमाइड। क्या सभी को क्लियर हुआ? अब देखना, यहाँ तक की कहानी सीमित है क्या? ये यहाँ तक सीमित है? बिल्कुल सीमित है। ऐसे ही हम और एग्जांपल्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ क्या हुआ, लेकिन आप एक बार इसको नोट कर लो, एक बार इसको लिख लो, मैं भी दोबारा बताती हूँ यहाँ पर क्या हुआ। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत इजी रिएक्शन है। अब आपको ये पता चल गया भी आपने एरोज का कैसे यूज करना है, तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन।
ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई होप सो सभी ने लिख लिया होगा वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर मैंने प्राइमरी अमाइन लिया था, मैंने एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, मुझे पता है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली इट विल गो टू द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है जबकि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये किस कारण हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है, अपने प्रति इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वो लेकर के चला जाएगा क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। अब इसके साथ नाइट्रोजन इस तरह से जुड़ गया, देखो ये क्या था C2H5, फिर नाइट्रोजन, उस पे 2 हाइड्रोजन थे, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे तो उस पे पॉजिटिव आ गया, कार्बन जुड़ा था, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं उसने, ऑक्सीजन पर नेगेटिव CH3Cl। अब क्या होगा, ऑक्सीजन का ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन वापस से आएंगे, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कार्बन अगेन 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 5 नहीं बना सकता, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। अब हमें पता है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकलेगा, HCl बना करके निकल गया और हमें यहाँ से हमारा प्रोडक्ट मिल गया। चलिए एक और रिएक्शन करते हैं, एक और रिएक्शन करते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। अगर मान लीजिए हमें ऐसे गिवन है C2H5N HC2H5, मान लो हमें कुछ ऐसा गिवन है, इसकी रिएक्शन भी हम इसी के साथ करवाते हैं। तो बताइए, सॉरी रियली सॉरी, तो बताइए क्या प्रोडक्ट यहाँ पर हमें मिलने वाला है। कहानी फिर से सेम होगी, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। ये प्राइमरी अमाइन था, मैंने सेकेंडरी अमाइन लिया, क्या सभी को इतना क्लियर है ना। अब देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज पर जाएंगे। अब कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा ना, तो ये जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये किस पर ब्रेक कर जाएंगे, ऑक्सीजन पर ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीजन पर ब्रेक कर जाएंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो तो इलेक्ट्रॉन्स चाहता है मेरे पास आए। अब आगे देखो क्या होगा, ये C2H5 एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ नाइट्रोजन, इसका हाइड्रोजन यहाँ लिख दे एक जो है ये वाला, और ये C2H5 ये भी ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ, अब इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अब सिंगल बॉन्ड रह गया और ऑक्सीजन पर चले गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक तरफ इसके पास क्या है, एक तरफ इसके पास Cl लगा हुआ है और एक तरफ इसके पास क्या है, CH3 है, कुछ इस प्रकार से। क्या सभी को क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर से वही कहानी सेम रिपीट होने वाली है, ध्यान से देखना। ये जो नेगेटिव चार्ज है वापस से यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 नहीं बना सकता, तो Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेकर के Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा। जब निकलेगा, एक और चीज, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये H पॉजिटिव भी यहाँ से निकल जाएगा और नाइट्रोजन को न्यूट्रल कर देगा, तो ये H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव मिलकर के HCl बना देंगे, तो यहाँ से HCl का रिमूवल हो जाएगा। क्या हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना, C2H5 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी क्या है C2H5, यहाँ क्या है कार्बन, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ क्या लगा है CH3 लगा है। तो इस तरह से इसकी प्रोडक्शन होगी। मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा। आई एम गिविंग यू अ मिनट माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको लिख लीजिए। हाँ जी, इसको फटाफट से लिख लो। चलो, अब अगर मान लो इसी के केस में मैं आपको दे देती हूँ एनिलिन, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैं आपको दे दूं NH2, और अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड Cl से, तो बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर भी तो सेम चीज होगी, बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। हाँ जी, सोचो सोचो क्या मिलेगा यहाँ पर, बहुत सिंपल है मैम, क्या सिंपल है बताइए, कैसे होगा ये वाला। देखो, तो यहाँ पर हमें पता है अगेन नाइट्रोजन पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये वापस से बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा और Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, यही चीज होती थी, और इधर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, ये बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी, इस पे नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन तो एज इट इज रहेगा। नाइट्रोजन किससे जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है, कार्बन ने क्या बनाया हुआ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसके साथ क्या लगा होगा, CH3 लगा होगा। तो क्या यही प्रोडक्ट मिल रहा है, देखो मैंने सीधा करके दे दिया, क्या यही मिल रहा है। हाँ जी, इसको लिख लो सबसे पहले, हाँ जी इसको फटाफट से लिख लीजिए। चलो, अब हम स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन विच इज नॉन एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करने जा रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन।
नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जो है वो है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। देखो, जब हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे? आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? एल्काइल आइसोसाइनाइड की यानी कि कार्बाइल अमाइन की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। अब जैसे कि हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं अमाइंस की, तो ऑब्वियसली अमाइन की रिएक्शन होगी, लेकिन होगी किसके साथ, ये क्वेश्चन अराइज करता है। तो यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं? यहाँ हम RNH2 लेने वाले हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? हम क्लोरोफॉर्म के साथ करवाएंगे और KOH के साथ करवाएंगे। यानी कि हम इसकी रिएक्शन CHCl3 के साथ करवाएंगे और KOH के साथ करवाएंगे। अब प्रोडक्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, नाम क्या है? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। आइसोसाइनाइड टेस्ट है, यानी कि यहाँ पर क्या मिलने वाला है? एल्काइल आइसोसाइनाइड मिलने वाला है, जिसे इन अदर टर्म्स कार्बाइल अमाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? बहुत सिंपल है, यहाँ मिलेगा RN ट्रिपल बॉन्ड C। सभी को क्लियर हुआ? और साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से KCl लिबरेट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से बट ऑब्वियस है वाटर लिबरेट हो जाएगा। अब इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट कैसे कहेंगे? जब यहाँ से हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा? एल्काइल आइसोसाइनेट ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये एल्काइल आइसोसाइनाइड ऑब्टेन होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आइसोसाइनाइड टेस्ट हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर हुआ? इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट क्यों का? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन किसकी हो रही है? एल्काइल आइसोसाइनाइड की हो रही है। साथ ही साथ इसको इन अदर टर्म्स कार्बाइल अमाइन भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, इसकी ना प्रेजेंस चेक करना हो भी, ये टेस्ट सही परफॉर्म हुआ है या नहीं, या ये टेस्ट मतलब एप्लीकेबल है या नहीं, तो ना एक बैड स्मेल, बहुत गंदी ओडोर फैल जाती है, ठीक है, तो उससे ये इंडिकेशन हो जाता है भी आइसोसाइनाइड की प्रोडक्शन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? आपने अमाइन लिया, मैंने यहाँ प्राइमरी अमाइन लिया, मैंने क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाई, KOH के साथ रिएक्शन करवाई, और मुझे क्या मिला? एल्काइल आइसोसाइनाइड या फिर कार्बाइल अमाइन मिला। क्या सभी को क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो टेस्ट है ना, ये कोई भी दे सकता है, मतलब एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन में से कोई भी ये टेस्ट जो है वो दे सकता है। क्या सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, इसको लिख लो फटाफट से। पहले मैंने यहाँ पर इस चीज को मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, दैट both aliphatic and aromatic primary amines gives this test। दोनों ही ये टेस्ट दे सकते हैं। क्या सभी को क्लियर हुआ? अच्छा, अगर हमने एलिफैटिक का तो ले लिया, अगर आप एरोमेटिक का केस लेना चाहते हो तो वो भी देख लेते हैं। वहां पर भी सेम होने वाला है। हमारे पास क्या होगा? C6H5NH2, ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ? CHCl3 के साथ करवाएंगे, KOH के साथ करवाएंगे। बताइए यहाँ से क्या मिलेगा? बहुत सिंपल है, C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C मिलेगा और KCl मिलेगा, और क्या होगा? वाटर मिलेगा। बहुत सिंपल है। यहाँ पर फिनाइल आइसोसाइनाइड की प्रोडक्शन हो जाएगी, वहां एल्काइल आइसोसाइनाइड था, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? फिनाइल आइसोसाइनाइड मिलेगा। एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लिखेंगे, सेकेंडरी और टर्शरी जो है हमारे अमाइंस, वो ये टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है, इस चीज को मेंशन कर लीजिएगा। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस डू नॉट गिव दिस टेस्ट, डू नॉट गिव दिस टेस्ट, वो यह टेस्ट नहीं देंगे। क्या सभी को क्लियर हुआ? अच्छा, चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले आई वांट यू ऑल टू राइट इट डाउन। बहुत सिंपल रिएक्शंस है स्टूडेंट्स, हमने ऑलमोस्ट ऐसी रिएक्शंस पहले भी करी हुई हैं, तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको पता चल रहा होगा भी क्या प्रोडक्ट बन रहा है। अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारी रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ठीक है, तो इसको पहले लिखो। चलिए, हाँ जी, सो लेट अस स्टार्ट विद द रिएक्शन। यस, अब हम करेंगे रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अच्छा, अब देखो, हमने अमाइंस की रिएक्शन किसके साथ करवानी है? नाइट्रस एसिड। व्हाट इज नाइट्रस एसिड? HNO2। HNO2 का अगर आपको याद होगा, अगर आपने पिछले चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कई जगह पर आपको HNO2 की बजाय NaNO2 और HCl देखने को मिलेगा, तो बात एक ही है ना। तो नाइट्रस एसिड को क्या कहते हैं? HNO2 कहते हैं, और कई जगह पर आपको NaNO2 प्लस HCl देखने को मिलेगा, बात एक ही है,
ठीक है, वो किसकी बात कर रहा है, नाइट्रस एसिड की ही बात कर रहा है। अब आप जब प्राइमरी अमाइंस की बेसिकली, या मैं कहूँ एलिफैटिक अमाइंस की इसके साथ रिएक्शन करवाओगे, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस की, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट देखने को मिलेगा। तो इफ यू रिमेंबर द डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन, तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। देखो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ प्राइमरी अमाइन यानी कि RNH2, मैंने क्या लिया है यहाँ पर, मैंने लिया है प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन, मैंने क्या लिया है यहाँ पर, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन का यूज किया है। और इस प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन की रिएक्शन में किसके साथ करवा रही हूँ, HNO2 के साथ। मैं फिर से बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है HNO2 लिखा हो, वो आपको ये भी दे सकता है NaNO2 प्लस HCl, बात एक ही है। यहाँ से स्टूडेंट सबसे पहले क्या बनता है, यहाँ से सबसे पहले बनता है डाइजोनियम सॉल्ट, दैट इज व्हाट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये क्या बना, डाइजोनियम सॉल्ट। कैसे, डाई का मतलब दो, एजो का मतलब N2, सॉल्ट का मतलब क्या है, देखो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो साथ में आपको एनाइन लगाना पड़ेगा, Cl नेगेटिव, सो दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। अब आप फर्दर क्या करवाओगे, यहाँ पर फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे, सो व्हाट यू शैल बी ऑब्टेनिंग, डाइजोनियम सॉल्ट की करवाओगे तो आपको एल्कोहल मिलने वाला है। और बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, एल्कोहल, ROH की प्रोडक्शन होगी, पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, फिर अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल के साथ आपका क्या होगा, यहाँ से N2 लिबरेट हो जाएगा और यहाँ से HCl भी लिबरेट हो जाएगा। तो ये आपकी सर्टन रिएक्शन है जब आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, विद नाइट्रस एसिड। ये तो मैंने आपका प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन की रिएक्शन करवाई है, ऐसे ही हम सेकेंडरी के साथ देखेंगे, लेकिन सेकेंडरी में खास बात बताऊं, वहां पर डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ कंफ्यूज कर सकती है एग्जामिनेशन में। ध्यान दीजिएगा, जब आपको प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन दी गई है स्टूडेंट्स और आपने उसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाई है, तो डाइअज़ोनियम सॉल्ट, यहाँ लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो, तो यहाँ से डाइअज़ोनियम सॉल्ट की प्रोडक्शन होगी विच फर्दर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल N2 प्लस HCl। क्लियर हुआ, अच्छा ठीक है मैम, अगर ऐसा है तो ये बताओ, हमने जब सेकेंडरी एलिफैटिक अमाइन लिया, हाँ जी ले लेते हैं, सेकेंडरी एलिफैटिक अमाइन ले लो, उसमें क्या बड़ी बात है, हमने क्या लिया, इस बार हमने सेकेंडरी एलिफैटिक अमाइन लिया, इसकी रिएक्शन अब हम किसके साथ करवा रहे हैं, HNO2 के साथ, यानी कि हम इसकी जगह पर NaNO2 और HCl का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब डाइअज़ोनियम सॉल्ट नहीं मिलने वाला है। अच्छा मैम, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अब यहाँ पर आपको येलो ऑयली लेयर देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, येलो ऑयली लेयर देखने को मिलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यहाँ येलो ऑयली लेयर देखने को मिलती है। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिएगा, जो कि सॉल्युबल नहीं होगी वाटर में, है ना, क्योंकि ऑयली लेयर है। अब देखो, अगर मैं टर्शरी अमाइन का यूज करती हूँ तो क्या मैम तब हम कह सकते हैं भी हाँ डाइअज़ोनियम सॉल्ट बनेगा, नहीं तब भी नहीं बनेगा। तो देखो क्या होगा, अगर आप क्या ले रहे हो, अब आपने क्या लिया, टर्शरी लिया, टर्शरी अमाइन, आपने फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, HNO2 के साथ, यानी कि NaNO2 प्लस HCl के साथ आपने रिएक्शन करवाई। अभी भी स्टूडेंट्स डाइअज़ोनियम सॉल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जो कि पानी में सॉल्युबल होगा। क्या होगा, जो कि पानी में सॉल्युबल, तो यहाँ से क्या मिलेगा, R3NH। अब देखो यहाँ क्या था, यहाँ आपको मिला R2NNO, यहाँ पर अब आपको क्या मिलेगा, R3NHNO2 मिलेगा। ठीक है, विच इज सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में क्या है, घुल जाएगा, सॉल्युबल होगा। सो दिस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यहाँ पर अल्कोहल मिलेगा, और लास्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, लास्ट वाले केस में मैंने बोल दिया दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, क्या ये सभी को क्लियर है? ठीक है, तो ये तीनों ही केसेस में डिफरेंट चीजें आ रही हैं, प्राइमरी में अलग आ रहा है, सेकेंडरी में अलग आ रहा है, टर्शरी में अलग आ रहा है, इस चीज का आप जरूर ध्यान देंगे, है ना। ऐसे ही हम एरोमेटिक का केस देखते हैं, एरोमेटिक वाली रिएक्शन तुम फटाफट से कर दोगे क्योंकि पहले की हुई है। तो ये अगर प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन है तो ये सेकेंडरी वाला है, ये टर्शरी वाला है। चले आगे, ओके लेट अस प्रोसीड नाउ। अगर मैं एरोमेटिक की बात करती हूँ, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इस बारी एनिलिन की। तो इसकी अगर हम बात करते हैं और इसकी रिएक्शन हम NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाएं, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी डाइअज़ोनियम सॉल्ट बनेगा। क्यों? बिकॉज इट इज ऑल्सो अ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। तो यहाँ पर जब डाइअज़ोनियम सॉल्ट बनेगा, यानी कि हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ होगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्लियर हुआ? अब ये रिएक्शन के साथ साथ बाय प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि NaCl आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ वाटर लिबरेट हो जाएगा। ये रिएक्शन यहीं तक सीमित है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हो जाएगा, इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स। अब आ रही है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है,
अब हम कर रहे हैं द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आफ्टर दिस डाइजोनियम सॉल्ट वाली, कौन सी है? रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी कि C6H5SO2Cl, ये क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है। ये कैसा दिखता है? इसको ना हेजनबर्ग्स रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, पहले आप इसको लिख लो, पहले आप इसको लिख लो, इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। देखो इसको ना आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, पहले वो देख लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट आप ऐसे कर सकते हो, ये बेंजीन रिंग है कुछ इस तरह से, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर सल्फर प्रेजेंट होगा। आप देखो इसने 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाएगा, और इस पर क्या लगा हुआ है? Cl लगा हुआ है। सो दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी, इसको लिख लीजिए सबसे पहले। अब हमने इसकी रिएक्शन करवानी है अमाइन के साथ। इसकी रिएक्शन हम जब अमाइन के साथ करवाएंगे तो देखना क्या मिलेगा हमें। हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो कि सॉल्युबल होगा अल्कलाइन के अंदर। मतलब कि मैं यहाँ जब प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। देखो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, एक ही बात है ना। अब मान लो अगर मैं प्राइमरी अमाइन का केस लेती हूँ, ये मैंने किसका केस लिया? मैंने प्राइमरी अमाइन का केस लिया। ठीक है, ये मेरा क्या है? प्राइमरी अमाइन है। अब देखना मुझे एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलने वाला है? बहुत अच्छी सी चीज है। इसका ये बेचारे का Cl निकल जाएगा और इसका यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। बस आप उन कनेक्ट कर दो, देखो क्या होगा। ये आपकी बेंजीन रिंग कुछ इस तरह से, इस पे सल्फर, सल्फर पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये सल्फर नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, और इस पे क्या साथ में है? C2H5 है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी बी अल्कलाइन में सॉल्युबल होगा नहीं होगा कैसे देखोगे? देखो नाइट्रोजन पे क्या अभी भी एक हाइड्रोजन है। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ये क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर तो उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो अल्कलाइन के अंदर क्या है? सॉल्युबल है। तो ये क्या है? सॉल्युबल है इन अल्कलाइन। ये क्या है? अल्कलाइन में सॉल्युबल है। क्लियर हुआ? तो आपने इसकी रिएक्शन करवानी है, उधर से हाइड्रोजन उधर से Cl निकाल दो और उसके बाद चेक करो क्या कोई हाइड्रोजन बाकी है। अगर हाइड्रोजन बाकी है दैट मींस इट इज सॉल्युबल इन अल्कलाइन, वो अल्कलाइन में सॉल्युबल है। अभी मैं और भी केसेस बताती हूँ। मैंने प्राइमरी अमाइन का बताया, अब हम सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन के अंदर भी करके देखते हैं भी क्या वो सॉल्युबल होगा अल्कलाइन में और क्या वो रिएक्शन पार्टिसिपेट होगी, टेक प्लेस करेगी या नहीं करेगी। इसको लिखो। चलो अब सेकेंडरी अमाइन का केस देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड फिर से लिखेंगे। दिस इज बेंजीन सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्लोरीन। अब इस बार हम क्या लेने लगे हैं? सेकेंडरी अमाइन का केस लेने लगे हैं। मतलब इस बार हम क्या लेंगे? मान लो मैंने यहाँ ले लिया C2H5, इसका ट्वाइस, और यहाँ मेरे पास नाइट्रोजन और उस पर क्या है? हाइड्रोजन। तो कहानी बहुत सिंपल है मैम। यहाँ पर क्या होगा? इसका हाइड्रोजन निकलेगा और इसका Cl निकल जाएगा। ऐसे ही तो हमने पहले किया था। ये क्या है? ये सेकेंडरी अमाइन है। जब ऐसा होगा तो फिर से वही बात, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग का साथ सल्फर लगा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर, ये नाइट्रोजन से अटैच्ड होगा। नाइट्रोजन पर क्या लगे हैं? 2 C2H5 ग्रुप्स लगे हैं। अब इसके पास क्या कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। जब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है दैट मींस इट इज नॉट सॉल्युबल इन अल्कलाइन। अब ये अल्कलाइन में सॉल्युबल नहीं होगा। इज इट क्लियर टू यू? नॉट सॉल्युबल इन अल्कलाइन, क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। क्लियर हुआ? चलो अब अगर मान लो मैं आपको टर्शरी का केस देती हूं तो देखना टर्शरी के केस में क्या होगा। टर्शरी अगर हम अमाइन लेते हैं, पहले हम लेंगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हो गया। अब मैंने क्या लेना है? टर्शरी अमाइन लेना, तो मैंने इसके 3 ले लिए, 3 C2H5 ले लिए, नाइट्रोजन के साथ लगा दिया। क्या ये रिएक्शन होगी? पहले खुद सोचो। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो इसका सिर, इसका हाइड्रोजन निकलना चाहिए, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। क्या सभी को क्लियर हो गया? बिकॉज इट हैज नो हाइड्रोजन ओवर हियर सो द रिएक्शन वोंट टेक प्लेस। इज इट क्लियर? हाँ जी, इसको पहले लिख लो, इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेट अस डू नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करते हैं अब हम? इलेक्ट्रोफिलिक
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिएगा किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एग्जिबिट करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा, जैसे कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो विल इट बी ऑर्थो डायरेक्टिंग और पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग, पहले हमें इस चीज को चेक करना होगा। तो मैं जैसे कि बोलती हूँ, हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, NH2 ग्रुप है, राइट। मतलब ये एनिलिन की फिर से बात हो रही है। तो मुझे यहाँ पर बात बताइए, ये प्राइमरी अमाइन है, आप सबको पता है। यहाँ पर NH2 में हमें पता है नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा। एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप का स्टूडेंट्स जब ये काम करेगा तो यहां पर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने बोला पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो अगर अब आप सारा रंग यहाँ पर रोल जो है ना वो सॉल्वेंट का होने वाला है। अगर मैं सबसे पहली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में करवाऊं, दैट आई एम गोइंग टू डू इज ब्रोमिनेशन। अगर मैं कौन सी रिएक्शन की बात करूं, अगर मैं ब्रोमिनेशन की बात करूं, मतलब ब्रोमीन की एडिशन में यहाँ पर करवाना चाहूँ, तो देखना क्या होगा, मेरे पास अगेन आई हैव बेंजीन रिंग के ऊपर ये मेरा क्या एलिफैटिक अमाइन है ना, सॉरी एरोमेटिक अमाइन है, नॉट एलिफैटिक, एरोमेटिक अमाइन है। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर अगर मान लो 3 मॉलिक्यूल्स Br2 के ऐड करवाती हूँ। मैंने बोला अभी सारा रोल जो है वो सॉल्वेंट का है। अगर तो आप पोलर सॉल्वेंट लेते हो, लेट अस से आप यहाँ पर वाटर ले रहे हो, तो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ना पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण ये ऑर्थो पोजीशन पर भी लग जाएगा और पैरा पर भी लग जाएगा, सारी जगह एक्वायर कर लेगा। क्या मिलेगा, देखो ये तो पहले एज इट इज रहेगा, बेंजीन के ऊपर NH2 तो एज इट इज रहेगा। अब मोर पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण, साथ ही साथ पोलर सॉल्वेंट आने के कारण क्या होगा, यहां पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, Br, यहां पर भी Br और यहां पर भी Br। देखो ये ऑर्थो पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू NH2, ये मेटा होगी, ये पैरा होगी, ये ऑर्थो होगी, ये मेटा होगी, ये पैरा होगी। तो ऑर्थो और पैरा दोनों जगह पर ये आकर के जुड़ जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा अब मान लो अगर तुम पोलर नहीं लेते, यहाँ पर नॉन पोलर लेते हो, तो क्या होगा, देखो अब अगर यहाँ पर तुमने NH2 की रिएक्शन Br2 से करवाई, लेकिन इस बार तुमने नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, क्या ले लिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया। नॉन पोलर जैसे कि CCl4 फॉर एग्जांपल ले लो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो उसकी गुड यील्ड नहीं होगा, दूसरा यहाँ पर आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट मिलेंगे ऑर्थो और पैरा। ये तो बता दिया ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। ये NH2 पहले ऐसे रहेगा, यहाँ पर Br पैरा पे आ गया, और एक प्रोडक्ट आपको कौन सा दिखेगा, ऑर्थो डायरेक्टिंग दिखेगा। ये NH2 एज इट इज और यहाँ पर एक Br लग गया, ठीक है, जिसमें से पैरा क्या होगा, मेजर होगा। क्या सभी को क्लियर हो गया। सो ये हमारी किस प्रकार की रिएक्शन है, ये हमारी ब्रोमिनेशन रिएक्शन है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। अगर आप पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो तो आप देखते हो ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशंस पर जाकर के जुड़ गया हमारा Br। जबकि अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हो तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में क्या होगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग आपको दोनों प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। क्या सभी को इतनी सी चीज जो है वो क्लियर हुई, एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू। चलिए अब हम आगे अगर प्रोसीड करते हैं तो एक इसी के अंदर ना हम रिएक्शन देखते हैं। हम बात करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए अगर हम बात करते हैं, फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन डेरिवेटिव। अब इस रिएक्शन को स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास क्या है, अगेन एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन ना एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन, ठीक है। हम यहाँ इसकी रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं पायरिडिन की प्रेजेंस में। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से समझेगा। यहाँ बहुत सी सिंपल सी चीज है, एसाइलेशन होती है। यहाँ जब एसाइलेशन होती है तो व्हाट वी ऑब्जर्व ओवर हियर, यहाँ पर देखो आपके पास NH2 लगा हुआ था, अब एक हाइड्रोजन हट जाएगा
और मैंने बोला यहाँ एसाइलेशन होगी, मतलब C डबल बॉन्ड हो CH3 आकर के जुड़ जाएगा। अब पहले क्या हो रहा था, अब आप ध्यान से सुनना, पहले पिछले केस में यहाँ पर क्या होता था, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे तो वो यहाँ पर इसको देता था, फिर रिंग के डबल बॉन्ड के साथ वो रेजोनेंस शो करता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब ये नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर तो जा ही सकते थे, लेकिन अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी रेजोनेंस कर सकते हैं, इधर भी वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब अब क्या होगा, उसकी रेजोनेंस बट गई है। जब उसकी रेजोनेंस बट गई है तो क्या होगा, देखना क्या होगा, आप इसकी रिएक्शन अब फर्दर करवाओगे Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, तो आपको यहाँ से क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब पिछले वाले केस में आपको क्या देखने को मिला, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग देखने को मिला। ध्यान से मेरी बात सुनना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में भी सभी पोजीशन उसने एक्वायर कर लिए, बट ओवर हियर यहाँ पर क्या होगा, ओवर हियर आपका ये ग्रुप तो एज इट इज रहेगा, NH वाला, NH C डबल बॉन्ड हो CH3, ये तो एज इट इज रहेगा। एक Br यहां आकर जुड़ जाएगा और दूसरा Br आपका यहां आकर जुड़ जाएगा। यहां पर मेरे कहने का ये मतलब है कि पिछले केस में वो एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम कर रहा था, लेकिन यहां पर अब वो ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस होने की वजह से बट गए। इधर भी रेजोनेंस हो सकती है, इधर भी रेजोनेंस हो सकती है, तो रेजोनेंस की वजह से वो बट गई, तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं यहाँ पर मोस्ट पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम ना करके वो नॉर्मल हमें पैरा और ऑर्थो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन फर्दर करवानी है, तो यहाँ पर हम इसकी जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बहुत सिंपल सी चीज है, हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, यहाँ NH2 आ जाएगा और एक Br पैरा पर आ जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, दूसरे प्रोडक्ट में हमारे पास एक Br कहाँ आ जाएगा, ऑर्थो पर आ जाएगा। बस सिंपल कहानी, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो ये क्या है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन डेरिवेटिव के लिए हमारी ये सर्टन रिएक्शन हो जाएगी। स्टूडेंट्स मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से इस रिएक्शन को नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, इस रिएक्शन को फटाफट से सभी लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। पिछले वाले केस में यहाँ पर हमने पोलर और नॉन पोलर की बात करी। जब हम पोलर की बात करते हैं तो पोलर के केस में मैंने आपको सिंपल सी कहानी यहाँ पर बताई है भी पोलर के केस में हमने ये देखा भी यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है। जब वो एक पावरफुल एक्टिवेटिंग का ग्रुप का काम करेगा तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पूरा भरा हुआ दिखेगा, ठीक है, लेकिन नॉन पोलर की प्रेजेंस में वो इंडिविजुअली हमें प्रोडक्ट देता है। बट व्हेन आई एम सेइंग भी हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन डेरिवेटिव जब लिया, मतलब जब मैंने उसके एनहाइड्राइड और पायरिडिन के साथ जनरल रिएक्शन करवाई, उस केस में रेजोनेंस बट जाएगी, जिसकी वजह से हमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ही देखने को मिलेंगे, कंबाइंड ऑर्थो पैरा वाला प्रोडक्ट नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पहले एसाइलेशन होगी, मतलब C डबल बॉन्ड हो CH3 यहाँ से आ जाएगा क्योंकि हमने एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई थी। जिसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हम दो तरह के प्रोडक्ट देखते हैं, पैरा और ऑर्थो। अब हमें ऑब्वियसली इस ग्रुप को हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे एंड सो हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या सभी को क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये तो हमने केस ले लिया ब्रोमिनेशन वाला, है ना। अब हम देखते हैं नाइट्रेशन वाला केस। ऐसा ही हम क्या देखते हैं, एक केस हम देखते हैं यहाँ पर नाइट्रेशन का। अब हम केस देख रहे हैं नाइट्रेशन का। तो जब मैं स्टूडेंट्स नाइट्रेशन की बात करती हूँ, मतलब अब मैं कौन से ग्रुप को यहाँ पर ऐड करवाने वाली हूँ, ऑर्थो पर या आप कह लो या फिर आप पैरा पर कह लो, तो NO2 को करवाऊंगी। लेकिन यहाँ एक डिफरेंट चीज देखने को मिलेगी, यहाँ आपको तीनों प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। नो डाउट उनकी परसेंटेज ऑफ जो डेवलपमेंट है, जो यील्ड है वो डिफरेंट है, लेकिन आपको तीनों प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अब याद करो यहाँ पर क्या ले रही हूँ मैं, यहाँ ले रही हूँ एरोमेटिक अमाइन। मैंने यहाँ क्या लिया, एरोमेटिक अमाइन लिया, और अब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगी, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाऊंगी। जब मैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाती हूं तो साथ में ऑब्वियसली मैं H2SO4 भी लेती हूं, इफ यू रिमेंबर। अब हमने इस रिएक्शन को कितनी दफा कर लिया, अब आपको भी याद होगा, है ना। अब कहानी यहां पर ये है भी मैम हमें ये तो पता है भी यहां पर हमें पैरा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और ऑर्थो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये कहानी तो मैम हमें समझ आ गई, लेकिन अभी आपने बोला भी मेटा प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा, ये कैसे हुआ, ये प्रोडक्ट कैसे देखने को मिल रहा है, ये समझाइए हमें। तो देखो मैंने अभी आपको एक चीज बताई, अभी जस्ट आपको मैंने एक चीज बताई, यहाँ नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारी कहानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने अपनी यूज करी हुई है। अब आपको पता है नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, बेस की तरह काम करता है। ऑब्वियसली अभी हमने देखा अमाइंस जो है वो बेस की तरह काम करते हैं, उसको H पॉजिटिव की तलाश है, हमने उसको यहाँ पर क्या दे दिया, H पॉजिटिव दे दिया ना। मतलब जब हमने इसको H पॉजिटिव यहाँ पर प्रोवाइड किया तो क्या कर लिया इसने,
यहाँ देखो, जब हमने इसको H पॉजिटिव दिया तो इसने NH3 पॉजिटिव बना लिया। अभी हम यही तो करके आए थे, अभी हमने देखा तो था जब बेस जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, तो वही तो इसने कर लिया। अब इसके कारण क्या होगा, इस प्लस चार्ज की वजह से, इसके आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट हमें दे देगा, जिसकी वजह से हमें एक मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। सभी को क्लियर हुआ? हाँ जी, सभी को क्लियर हुई ये चीज। ऑर्थो और पैरा वाला तो हमें पता था, क्योंकि पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि रेजोनेंस हो रही है। लेकिन मेटा वाला क्यों आया, क्योंकि जब एसिड और बेस रिएक्ट करे तो सॉल्ट की प्रोडक्शन हुई, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। अब आपको मैं बता दूं, पैरा प्रोडक्ट इसमें भी मेजर ही रहेगा, ऑलमोस्ट 51% उसकी यील्ड आपको देखने को मिलती है। पैरा यहाँ पर मेजर रहता है, उसके बाद हम यहाँ पर मेटा कहते हैं, और लास्ट में हमारे पास ऑर्थो की यील्ड देखने को मिलती है। सो दिस इज अवर सर्टन रिएक्शन जो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज अबाउट सल्फोनेशन। जो थर्ड हमारी आती है रिएक्शन, वो आती है सल्फोनेशन। अच्छा, अब सल्फोनेशन के अंदर भी बहुत सिंपल है, जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे थे, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सॉल्ट की प्रोडक्शन होगी। सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने हमारा एरोमेटिक अमाइन लिया। एरोमेटिक अमाइन जब हम सल्फोनेशन करवा रहे हैं तो यहाँ सॉल्ट बनेगा। कैसे सॉल्ट बनेगा, अभी हमने पिछले केस में, जब मैंने अभी देखो मैंने यहाँ लिखा था H2SO4, इफ यू रिमेंबर, मैंने अभी आपको यहाँ पर ये रिएक्शन करवाई है, सेम रिएक्शन हमने यहाँ पर ये सेम रिएक्शन नोट करी थी। अगर आप देखेंगे, ये देखिए, यही तो रिएक्शन है, यहाँ सॉल्ट की प्रोडक्शन हुई, वही तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ। देखो, यही तो चीज अब मैं दोबारा लिख रही हूँ। देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर NH3 पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा, SO4, यही आएगा। यहां से हमें ये सॉल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये हमारे पास जब सॉल्ट हमें ऑब्टेन हो जाता है, ये फर्दर H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। ये क्या करता है, फर्दर H2SO4 के साथ रिएक्शन शो करता है। जब ये फर्दर H2SO4 के साथ रिएक्शन शो करेगा तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर तो आपका NH2 ग्रुप होगा। ऑब्वियसली आपको पता है जब भी सल्फोनेशन होती है तो हमें वहां पर क्या देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर आपको SO4 एज अ सॉल्ट, यहाँ इस पे नेगेटिव चार्ज लगा देना, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा देना। आई होप सो इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सॉल्ट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों दिखाए गए हैं। यहाँ पर अब आपको एक खास बात देखने को मिलती है, यहाँ आकर के जुड़ जाता है SO3H ग्रुप। जब ये SO3H ग्रुप यहाँ करके जुड़ेगा तो एक अच्छी सी चीज बताती हूँ जो कि डिफरेंट है, जो कि अभी तक आपने नहीं देखा होगा। यहाँ क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है ना अपनी पोजीशन छोड़ करके ऊपर NH2 के पास चला जाएगा। ये हाइड्रोजन अपनी पोजीशन छोड़ करके जब यहाँ पर चला जाएगा तो हाइड्रोजन कैसा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर NH2 पे एक हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ से क्या बन गया, NH3 पॉजिटिव बन गया। अब इससे हाइड्रोजन चला गया, इससे हाइड्रोजन चला गया, तो इस पे क्या रह गया, SO3 नेगेटिव। तो हमें यहाँ से ये फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जिसे ज्विटर आयन कहा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं, जिसे ज्विटर आयन बोलते हैं। तो ये एक डिफरेंट चीज है जो हमें सल्फोनेशन प्रोसेस के अंदर देखने को मिलती है। पहले सॉल्ट बनेगा, उसके बाद यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ज्विटर आयन की प्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। अब एक और चीज का यहाँ ध्यान देना, एनिलिन जो होता है ना, वो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि वो यहाँ से सॉल्ट की प्रोडक्शन कर देता है, इस वजह से। तो ध्यान दीजिएगा, एनिलिन जो है वो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन के जो प्रोडक्ट्स है वो इस वजह से नहीं दिखाता, क्योंकि यहाँ सॉल्ट बन जाता है। क्या सभी को क्लियर हुआ? हाँ जी, इसको लिख लो। सो ये स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एंड होती है। अब हमारे इस सेशन का लास्ट सेगमेंट जो है वो आता है, दैट कम्स आउट टू बी डायअजोनियम सॉल्ट। डायअजोनियम सॉल्ट की अगर बात करती हूँ तो बहुत बार हमने इसका यूज किया है रिएक्शंस को सॉल्व करवाने के लिए। डायअजोनियम सॉल्ट को कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं RN2X। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पर कैसा होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। जनरली हमने जितने केसेस लिए हैं उसमें RN2Cl लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप X का इस्तेमाल कर सकते हो वो Cl नेगेटिव भी हो सकता है, Br नेगेटिव भी हो सकता है, HSO4 नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आप इसको मेंशन करना चाहते हो तो यहाँ पर X नेगेटिव जो है, इट कैन बी Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, आप इनका यूज कर सकते हो। इसके अलावा, हेलोजन के अलावा आप यहाँ HSO4 नेगेटिव का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर R तो आपको पता है, R इज अवर एल्काइल ग्रुप। R क्या होती है, एल्काइल ग्रुप होती है। अब ध्यान देना, R में आप एलिफैटिक भी ले सकते हो, एरोमेटिक भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो। तो इसको भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर एलिफैटिक भी ले सकते हैं और आप यहाँ पर एरोमेटिक का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको डायअजोनियम सॉल्ट क्यों कहते हैं, एजो का मतलब होता है N2,
ईएम लगा हुआ है, ठीक है, ईएम लगा हुआ है तो उसका चार्ज को डिनोट कर रहा है, सॉल्ट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लगा दिया, उसके साथ अनाइन भी लगा दिया है, इस चीज का ध्यान देना। अब अगर मान लो इसके कुछ जनरल एग्जांपल, अगर हम एरोमेटिक ले लेते हैं आर की जगह पर तो क्या आ जाएगा, पीएच N2, मान लो Cl हमने ले लिया X की जगह पर, तो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, फिनाइल रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव लगा हुआ है। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आप Cl नेगेटिव की जगह पे क्या ले रहे हो, पीएच N2 पॉजिटिव और आप यहाँ ले लेते हो HSO4 नेगेटिव, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन फिर से डाइअजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। इस तरह से इसके हम नेम भी कर सकते हैं, ये जनरल एग्जांपल हो जाएंगे हमारे डाइअजोनियम सॉल्ट के। अब क्वेश्चन ये अराइज करता है भी डाइअजोनियम सॉल्ट की जो हम बात कर रहे हैं, हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, इसके कुछ छोटे से फीचर्स होते हैं। जो हमारा प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन होता है ना, ठीक है, वो क्या करता है, एक हाईली अनस्टेबल सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है, अगर हम प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन की बात करते हैं। अगर हम एरोमेटिक लेंगे तो वो स्लाइटली स्टेबल प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है, लेकिन वो कब बनाता है, वो लो टेम्परेचर पर बनाता है। तो ये कुछ छोटी सी बातें हैं जो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डाइअजोनियम सॉल्ट। अब जैसे कि मैंने बोला हमने इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन करनी है, तो दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन योर प्रीवियस चैप्टर्स। मैं फिर भी एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या लेती हूँ, मैं यहाँ पर लेती हूँ अमाइन, कौन सा ले रही हूँ इस बार, मैं एरोमेटिक अमाइन ले रही हूँ, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा है, NH2 लगा है। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं NaNO2 के साथ करवाती हूँ और HCl के साथ करवाती हूँ, अभी भी हम करके आए ये रिएक्शन, जब मैंने आपको बोला था नाइट्रस एसिड लिखा हो या NaNO2 और HCl लिखा हो, मतलब आपका क्या बनेगा, यहाँ से डाइअजोनियम सॉल्ट बनेगा। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या बनेगा, डाइअजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये AR एज इट इज का एज इट इज लिखा जाएगा, N2 पॉजिटिव आ जाएगा, Cl नेगेटिव आ जाएगा, ये क्या बन गया, डाइअजोनियम सॉल्ट बन गया। यहाँ ध्यान क्या देना है, यहाँ जो टेम्परेचर आप लेते हो वो 273 से 278 केल्विन लेते हो। ये रिएक्शन नहीं याद आई तो अभी देखो, अभी करके हटे हैं। ये सेम रिएक्शन अभी स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर करी है, देखिए ये सेम रिएक्शन यहाँ पर लिखी है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन हुई ना डाइअजोनियम सॉल्ट की, वही चीज तो मैंने दोबारा बोली आपको, यही स्टेप तो मैंने आपको दोबारा बताया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डाइअजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन करने का। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पर प्रिपरेशन तो हमने कर ली है, लेट अस सी द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये क्या होता है, रेडिली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। साथ ही साथ ये क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है, ये कोल्ड होता है बट इट रिएक्ट्स विद वाटर व्हेन वार्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनस्टेबल होता है इन कोल्ड कंडीशन, लेकिन ये वार्म हो जाता है जब इसके पानी के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। आपको यहाँ याद क्या करना है, एक तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इट डिकम्पोजेस अर्ली इन द ड्राई स्टेट, ठीक है। तो ये जनरल यूजेज है जो हम सीधा, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो सीधा हम एनसीईआरटी से ही मैंने लाइंस ली हैं, आप इसको वहां से डायरेक्टली रीड करेंगे, इसके अलावा हमें इसमें कुछ नहीं देखना। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो हमने इसका स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट टू डाइअजोनियम सॉल्ट, दैट कम्स आउट टू बी द केमिकल रिएक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं डाइअजोनियम सॉल्ट की, तो ये दो तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है। एक केमिकल प्रॉपर्टी दिखाता है ये कपलिंग रिएक्शन। एक कैसी केमिकल प्रॉपर्टी होती है इसकी, एक होती है भी ये कपलिंग रिएक्शन शो करता है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। दूसरी यहाँ पर ये कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, दूसरी होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी नाइट्रोजन की। अब ये रिएक्शन ऑलमोस्ट आप सभी ने कर रखी है। इफ यू रिमेंबर द सैंडमेयर रिएक्शन आप सभी ने की होगी। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, तो लेट अस रिवाइज इट। अगर हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पर गिवन है डाइअजोनियम सॉल्ट, यानी कि N2 मान लो मेरे पास यहाँ N2 पॉजिटिव और X की जगह पर क्या गिवन है, मेरे पास Cl नेगेटिव है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाती हूँ, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं Cu2Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो याद कीजिए हमने पहले भी इस रिएक्शन को पढ़ा है। बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पर Cl हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर आकर के जुड़ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, Cl जुड़ जाएगा, साथ में N2 लिबरेट हो जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है, ये सैंडमेयर रिएक्शन है। अच्छा याद करो, अगर इसकी जगह पर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ Cu2Br2 और HBr के साथ करवाती हूँ, तो बहुत सिंपल है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा और क्या हो जाएगा, N2 लिबरेट हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी सैंडमेयर रिएक्शन है, इफ यू रिमेंबर। अच्छा अब याद करो, अगर एक और रिएक्शन हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं,
है ना। अब देखो अगर मैं इसको लेती हूँ और इसकी रिएक्शन में करवाती हूँ CuCN के साथ, तो भी क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली मेरे पास क्या आकर के जुड़ जाएगा, CN ग्रुप, साइनाइड ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा और N2 लिबरेट हो जाएगा। तो ये मेरी सभी कौन सी रिएक्शंस थी, ये मेरी सभी सैंडमियर रिएक्शंस थी, इफ यू रिमेंबर। ये सभी कौन सी रिएक्शंस थी, सैंडमियर रिएक्शन थी। तो ये हमारी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी होगी। भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसकी हुई है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन डिस्प्लेस हो गया ना, देखो सभी में नाइट्रोजन डिस्प्लेस हो गया। अच्छा अब गेटरमैन रिएक्शन की बात करते हैं। अब इसी के अंदर ही अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन वाला ही अगर हम केस लेते हैं, हमारे पास क्या है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, हमारे पास ये चीज है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलती हूँ भी मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, सिंपल अगर मैं Cu और HCl के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो मेरे को क्या देखने को मिलता है, क्या प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर भी मैम नाइट्रोजन की डिस्प्लेसमेंट होगी, सीधा बेंजीन रिंग के ऊपर Cl आ जाएगा। अच्छा अगर मैं मान लो इसकी रिएक्शन CuHBr के साथ करवाती हूँ इंस्टेड ऑफ HCl, तो भी मैम बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर Br आ जाएगा, ये भी बहुत इजी है। अच्छा ये कौन सी रिएक्शंस थी, ये हमारी गेटरमैन रिएक्शन थी। तो देखो ये सारी तो तुमने पहले से करी हो, या बस अब हमने इनके अंदर क्या कर दिया, इसको सम अप कर दिया, है ना। अच्छा अब अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन Ki के साथ करवाती हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं रिएक्शन करवा रही हूँ किसके साथ, Ki के साथ। तो बहुत सिंपल है, ये भी तुमने रिएक्शन तुम्हें याद होगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आयोडीन आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल सी चीज थी। हाँ जी अच्छा इसके अंदर अब एक और रिएक्शन है, अगर हम इसकी रिएक्शन HbF4 के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर हमें फ्लोरीन देखने को मिलेगा। दैट्स इट, फ्लोरीन देखने को मिलेगा। साथ में आप जो है वो बाय प्रोडक्ट्स N2 लिबरेट करवा सकते हो, BF3 लिबरेट करवा सकते हो, दैट इज अनदर थिंग। तो ये क्या हुआ, ये हुई डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। आप सभी इसको एक बार नोट कर लीजिए अच्छा अब ना कुछ और सर्टन रिएक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है, अगर हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं विद अल्कोहल, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये लिया, मैं इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ विद CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ तो मुझे डायरेक्ट यहाँ से बेंजीन रिंग देखने को मिलती है और साथ में मुझे यहाँ से एल्डिहाइड ऑब्टेन होता है, दैट इज CH3CHO, विच इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और अगर मैं इसकी रिएक्शन विद वाटर करवाती हूँ स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप, यानी कि यहाँ से मुझे फिनोल देखने को मिलेगा। दिस विल बी माई प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म्ड ओवर हेयर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जो आपसे डायरेक्टली वो क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब हमारी लास्ट काइंड ऑफ रिएक्शन आती है, दैट इज द कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में हम दो रिएक्शन देखते हैं, कपलिंग रिएक्शन फिनोल की देखते हैं और कपलिंग रिएक्शन एनिलीन की देखते हैं। बहुत सिंपल है, देखो क्या होगा यहाँ पर, अगर हम सबसे पहले देखते हैं कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनोल, पहला हम कौन सा केस ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनोल। अच्छा जब हम फिनोल की कपलिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो हमने पहले लिख लिया है हमारा जो डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर R की जगह एरोमेटिक रिंग ले रही हूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब मैंने बोला मैं किसके साथ इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ, फिनोल के साथ करवा रही हूँ, तो फिनोल को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, उसको भी इसी फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर इसके हाइड्रोजन को वैसे शो कर सकती हूँ। देखना बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ क्या होगा, अगर आपको मैं ऊपर ऊपर से बताऊं, ये Cl नेगेटिव, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। व्हाट यू विल बी ऑब्जर्विंग ओवर हियर, जब ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक और चीज यहाँ पर जो हमारा फिनोल है, फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। जब आप ये एसिडिक है नेचर में, आपको पता है, तो इसकी रिएक्शन ना आप बेस की प्रेजेंस में करवाओगे। इस चीज का ध्यान रखना, जब आप यहाँ बेस लोगे तो यहाँ एसिडिक नेचर होना चाहिए। अब होगा क्या, ये दोनों यहाँ से निकल गए और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, कपलिंग हो जाएगी दोनों में। ये बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन दोनों में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बेंजीन रिंग और इस पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। सो दिस इज योर कपलिंग रिएक्शन। ये इन शॉर्ट मैंने बताया भी, यहाँ से HCl निकल गया और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। तो ये क्या है, सबसे पहली रिएक्शन है जब आपने फिनोल के साथ करवाई। ये किसकी प्रेजेंस में होगा, बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में होगा। इस चीज का सभी ध्यान देंगे, ठीक है।
चलो अब एक और रिएक्शन है इसी के अंदर, कपलिंग रिएक्शन ऑफ एनिलिन। अच्छा अब ये भी बहुत सिंपल है, देखो इसमें क्या करना है, तुमने इसी चीज को दोबारा से लिख दो सेम। ये हमारा क्या है, डाइअजोनियम सॉल्ट N2 और Cl, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके साथ एनिलिन आएगा, ये बेंजीन रिंग हुई, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा है, NH2। अब यहाँ पर देखो ये जो होता है बेसिकली ये बेसिक है नेचर में, अभी हम पढ़ के हटे हैं प्राइमरी अमाइन बेसिक है। अगर ये बेसिक है तो इसकी रिएक्शन एसिडिक नेचर की प्रेजेंस में होगी। ये क्या है, बेसिक है तो एसिडिक की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। कहानी फिर से वही, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ कपलिंग रिएक्शन होगी, ये यहाँ से हट जाएगा, इधर से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ये हमारी फिर से रिंग आ जाएगी और इस बार यहाँ पर NH2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारी कपलिंग रिएक्शन होगी एनिलिन की। दैट्स इट, सिंपल थी। हाँ जी, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो हमारे पास यहाँ N2 हमें देखने को मिलता है, इसको एजो ग्रुप कहते हैं और ये इसका कलर एमिट करता है, ये एक तरह का डाई होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल प्रोसीड टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट। ये तो हमने कर दिया, कपलिंग रिएक्शन मैंने आपको एक ही स्लाइड पे एक साथ करवा दिया, राइट। तो अब हमारा लास्ट पार्ट आता है, दैट इज द कन्वर्जन। तो कन्वर्जन जो हैं वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे आपको हेल्प होगी। कन्वर्जन के लिए मैं सबसे पहली चीज़ आपको ये कहना चाहूँगी, आप एक रिव्यू चार्ट बना लीजिए, उससे आपके लिए ईजी हो जाएगा। हमने जितना मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा है, जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उसको एक ही चार्ट की फॉर्म में उसको लिख लीजिए, फिर आप कन्वर्जन करेंगे, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। क्योंकि जब तक आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ याद नहीं होंगी, कन्वर्जन में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिएक्शन को बार बार लिखना पड़ेगा। और मैं हमेशा से बोलती हूँ, लेक्चर को सुनो, उसके बाद एक बार खुद से सभी रिएक्शंस को करके देखो, अच्छा इसमें ऐसा हुआ, इसमें वैसा हुआ, उसके बाद उसको बिना देखे लिखो। अगर इस तरह करोगे तो अच्छे से प्रैक्टिस होगी, है ना। अब जैसे कि कन्वर्जन क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू मिथेन अमाइन। आप इथेनोइक एसिड को मिथेन अमाइन में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब इथेनोइक एसिड क्या होता है, इथेन का मतलब क्या होता है, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, ठीक है। इथेनोइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर, है ना, यानी कि COH ग्रुप है, यानी कि फर्स्ट वाले की बात कर रही हूं मैं। ये क्या आगे बना है, CH3COOH, ये क्या है मेरा, ये है इथेनोइक एसिड। ये किसकी बात की गई है, ये इथेनोइक एसिड की बात की गई है। अब मुझे इथेनोइक एसिड से बनाना क्या है, मुझे बनाना है मिथेनामाइन। अब मिथेनामाइन क्या है, पहले उसको लिख लो। जब तक आपको प्रोडक्ट ही नहीं पता होगा आपने क्या बनाना है, तो आपको क्या पता भी किसके साथ रिएक्शन करवाओगे। ये होगा मिथेनामाइन, ठीक है, CH3NH2। आपने इसको ऑब्टेन करना है। मतलब देखो, पहली चीज तो आपने यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप हटाना है। कैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हटाओगे, ऑब्वियसली इसको हटाने के लिए आपने इसको हटा करके नाइट्रोजन कहीं ना कहीं से लेकर आना है ना। तो इसकी रिएक्शन आप सबसे पहले किसके साथ करवाओगे, अमोनिया के साथ करवाओगे। और आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे। जब आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाओगे तो यहाँ से इथेन अमाइड बनेगा। क्या बनेगा, इथेन अमाइड, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O NH2 बनेगा। क्या बन गया, इथेन अमाइड बन गया। अब आपको इस इथेन अमाइड से बहुत सिंपल है मिथेनामाइन बनाना है, तो आप क्या करते हो, आपने रिएक्शन पहले भी पढ़ी है, Br2 के साथ रिएक्शन करवाओ, KOH की प्रेजेंस में करवाओ, क्या मिल जाएगा, CH3NH2 मिल जाएगा, मिथेनामाइन मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो पहले हमने यहां से क्या बनाया, इथेन अमाइड बनाया, इथेन अमाइड बनाया, और वहां से हमने क्या किया, एक कार्बन लेस वाला प्रोडक्ट यानी कि मिथेन अमाइन की प्रोडक्शन कर ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे सामने क्या है, हेक्सेन नाइट्राइल को हमने 1 अमीनो पेंटीन में कन्वर्ट करना है। अब आपके सामने क्या हेक्सेन नाइट्राइल है। हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन एटम हुए, 6 कार्बन एटम। नाइट्राइल का मतलब क्या हुआ, उस पर कौन सा ग्रुप लगा है, CN ग्रुप लगा है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 अब हमें कितने टोटल चाहिए, एक सेकेंड, CH2CN 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, यहाँ 3 आ जाएगा। देखिए बेसिकली हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा, आप इसको ओपन अप करके लिखना चाहते हो तो ओपन अप करके लिख लो। इनकी वैलेंसीज भी एक बार चेक कर लेते हैं। इस कार्बन में 3 बॉन्ड, यहाँ 2 आएगा। देखो मैंने इसको ऐसे करके क्यों लिखा ब्रैकेट में, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 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 CN, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है।
इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसे क्यों लिखा, ताकि सिंपलीफाई फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर सके। तो ये क्या है, हेक्सेन नाइट्राइल है, ठीक है। आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपने करना है 1 अमाइनो पेंटीन में कन्वर्ट करना है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर अमाइन ग्रुप आना चाहिए, और पेंटीन मतलब 5 कार्बन की आपकी चेन होने वाली है। अब ध्यान से देखना, यहाँ होगा क्या, हमें यहाँ से CN ग्रुप को हटाना है ऑब्वियसली, और हमें क्या लेके आना है, NH2 ग्रुप लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पर हम H पॉजिटिव और H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन को सॉल्व करवाएंगे। जब हम करवाएंगे तो हमें यहाँ से फिर से अमाइड की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। ये जो CN ग्रुप है ये यहाँ से हट जाएगा और हमें क्या देखने को मिलेगा, अमाइड देखने को मिलेगा। मतलब क्या आएगा, CH3 ये एज इट इज, CH2 का थ्राइस, ये CH2 भी एज इट इज रहेगा, और हमें अब यहाँ से देखो क्या देखने को मिलेगा, ये CN की जगह पे क्या आ जाएगा, CONH2 आ जाएगा। बहुत सिंपल। अब हमें फिर से, हमें क्या, ये देखो ये दोनों सेम रिएक्शंस हो गई ना ऑलमोस्ट। अब हमें क्या मिलाना है, यहाँ पर हम लेके आना है 1 अमाइनो पेंटीन लेकर आना है। तो फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, Br2 के साथ करवाओगे और KOH के साथ करवाओगे, तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज CH3 CH2 का थ्राइस CH2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। तो बाय दिस वे यू कैन ऑब्टेन योर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको लिख लीजिए। एक चीज और, यहाँ पेंटेन आएगा, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। हाँ जी, इसको लिख लीजिए। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, मिथेनॉल को आपने इथेनोइक एसिड में करना है, मतलब अल्कोहल को अब आपने किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में करना है। तो यहाँ पर अब आपने ये रिएक्शन खुद से सॉल्व करनी है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। ये खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि अब हमने इतनी रिएक्शंस कर लिया हैं। तो अब मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए भी, आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम एक और कन्वर्जन क्वेश्चन करते हैं और फिर हम हमारा आज का सेशन यही एंड करते हैं। एक बार इसे लिख लीजिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है नाइट्रोमिथेन, ठीक है, इसकी कन्वर्जन कर लेते हैं। नाइट्रोमिथेन की कन्वर्जन हम कर लेते हैं डाई मिथाइल अमाइन के अंदर। ट्राई करके देखते हैं ये कैसा होगा। नाइट्रोमिथेन इनटू डाई मिथाइल अमाइन। अब नाइट्रोमिथेन बोला है, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, NO2 ग्रुप होता है। मिथेन मतलब आपका, जब मिथेन बेसिकली CH4, एक हाइड्रोजन हटा के कोई और ग्रुप लगा दोगे तो दैट बिकम्स नाइट्रो मिथेन, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, CH3NO2। ये क्या आ गया, ये नाइट्रोमिथेन आ गया। यहाँ से आपने क्या बनाना है, डाई मिथाइल अमाइन बनाना है। डाई मिथाइल मतलब 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से मिथाइल अमाइन की फॉर्मेशन करोगे। कैसे फॉर्मेशन होगी, नाउ यू शुड नो, हम ये एक रिएक्शन करते थे SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, रिएक्शन करवाते थे। तो वहां पर क्या होता था, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट रिएक्शन है स्टूडेंट्स। ये NO2 ग्रुप जो है वो डायरेक्टली रिप्लेस हो जाएगा NH2 ग्रुप से, इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या आ जाता था, CH3NH2 आ जाता था। याद करो, अपने नोट्स पीछे से खोलो फटाफट से। हमने जब SN और HCl के साथ रिएक्शन करवाई थी, मैंने आपको स्टार भी लगवाया था, कहा था डायरेक्ट रिएक्शन होगी। NO2 हटेगा, NH3 वहां पर आ जाएगा, वहीं NH2 वहां पर आ जाएगा, अमाइन ग्रुप आ जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या ऑब्टेन करना है, हमें डाई मिथाइल अमाइन चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे CHCl3 के साथ, और किसके साथ करवाएंगे, KOH के साथ। आज ये रिएक्शन करी है हमने CHCl3 के साथ, और जब KOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, हमने आज इस रिएक्शन को किया था और मैंने आपको बोला था इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर एल्काइल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है, याद आया, अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ क्या आएगा, CH3NC आ जाएगा। ये आइसोसाइनाइड टेस्ट था। जब मैंने कहा था पूरी बैड स्मेल हो जाती है, वो आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करती है। अब यहाँ से हमें देखो, हमें क्या चाहिए, हमें डाई मिथाइल चाहिए, 2 कार्बन एटम वाला चाहिए, डबल वाला चाहिए। तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, ड्राई सोडियम के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे, ड्राई सोडियम के साथ, C2H5OH की प्रेजेंस में करवाएंगे, सॉरी ड्राई ईथर के साथ करवाएंगे, ठीक है। और साथ में इसकी जो Na के साथ रिएक्शन होगी और विद C2H5OH। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा CH3NHCH3। हमें ये प्रोडक्ट यहाँ से देखने को मिलेगा, दैट इज डाई मिथाइल अमाइन। बहुत सिंपल है, ठीक है। आपने C2H5OH के साथ करवाया इथाइल अल्कोहल विद ड्राई, आपने कंडीशन ली और आपने सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई, सो यू शैल ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट। इस तरह से आप कन्वर्जन क्वेश्चन कर सकते
करते हो। अब आपके सामने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं। पहला होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। मैंने अभी आपको ये रिएक्शन करवाई थी, आपने बताना है अभी आपने एक्स यहाँ पर क्या लिया, अभी आपको ये देखने को मिला, वाई क्या लिया और आपने जेड क्या लिया, तो आपने ये बताना है यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या होगा। पहला क्वेश्चन है आपका एज अ होमवर्क। क्वेश्चन सेकंड आपका क्या है, इन डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन ऑफ एनिलिन विद NaNO2 एंड HCl एंड एक्सेस ऑफ HCl इज यूज्ड टू, वो किस लिए यूज किया जाता है, आपने बताना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं, द कपलिंग रिएक्शन ऑफ एराइल डाइजोनियम क्लोराइड विद एनिलिन आर कैरिड आउट इन। अब आपने यहाँ पर देखना है वो क्या यूज कर रहा है और एनिलिन ले रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था बेसिक लोगे तो एसिडिक मीडियम लेना होगा, अगर आप एसिड को यूज कर रहे हो तो बेसिक मीडियम। तो यहाँ पर आपका आंसर आपकी पिछली रिएक्शन का ही यहाँ पर दिया हुआ है, आपने खुद से ये तो देखते ही मेरे हिसाब से टिक आपने लगा देना है। चलिए क्वेश्चंस आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। आपका सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सॉल्व करनी है प्रैक्टिस शीट जो आपको दी गई है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड, उसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करिए क्वेश्चंस जो आपको क्लास में दिए गए हैं, ठीक है। और एक और चीज, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कन्वर्जन क्वेश्चन है या चाहे कोई सा भी क्वेश्चन है, तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारा एनिलिन का चैप्टर जो है वो तो अमाइंस का जो चैप्टर है वो यहीं पर फिनिश होता है। अब हम इसके बाद पहले बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर करेंगे और फिर कंबाइंड प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप कन्वर्जन क्वेश्चंस करिए, जितने क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं आप सॉल्व कीजिए। किसी का कोई भी डाउट आएगा तो हम एक साथ उसको अमाइंस और बायोमोलिक्यूल के प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन ओवर हेयर, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगी, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। तो बस चलते रहना है, रुकना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, चाहे टॉपिक कैसा भी है, टॉपिक तुमसे बढ़कर नहीं है। बस सिंपल सी इतनी सी बात है, टॉपिक को समझो और उसे क्वेश्चंस में अप्लाई करो और देखो सब कुछ इजी हो जाएगा। बस घबराना नहीं, अगर घबरा जाओगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने पास सेव करके रखो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।